हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 3 में। तो हमने पिछले लेक्चर को रिकैप करते हुए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। और अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर उसे पता है या फिर पहले पढ़ रखा है तो ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो मैं चीजें बताने वाला हूं अगर वो आपको नहीं पता तो ये लेक्चर देखने के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये लेक्चर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non metals। ठीक है, तो ये हमने बात कर रखी है। जिसको पता है कि जो एक्सेप्शंस के साथ जिसे याद है कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स में होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो फिर क्या कोई इसमें एक्सेप्शन है या नहीं है। नॉन मेटल में जैसे लस्ट्रस का एक्सेप्शन क्या हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। फिर डक्टाइल, मैलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी जो है ऐसे वो उनकी स्टेट्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, हमने इनका रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन के साथ, एयर से रिएक्शन कराया था ना, जिसमें हमने ऑक्सीजन लिया था। तो रिएक्शन करवा के हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शंस करने से पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, जो कि मैं जब हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, तब मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको एडवाइस दी थी, बोला था लर्न कर लेने के लिए। किस लिए कि जिससे हमें केमिकल रिएक्शन लिखने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का मैंने एक ट्रिक भी बताया था। अगर जिसको उससे और अच्छा ट्रिक आता है वो अपने तरीके से याद कर सकता है, नहीं तो जैसे मैंने बताया था वैसे याद कर लो तो ज्यादा इजी है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसने याद नहीं की है फिर उसको आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे या फिर इसी लेक्चर में दिक्कत आने वाली है, तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर ले। ठीक है, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमें पहले करना और अच्छे से समझकर करना है और लर्न भी करनी है रिएक्टिविटी सीरीज को, जिससे हमारे जो केमिकल रिएक्शन लिखने में, जो केमिकल इक्वेशन लिखने में जो हमारी काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखने जा रहा हूँ, आप भी अपने साथ कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं और इसकी ट्रिक भी लिख लेना। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और यहां पे लिख देता हूं सिल्वर, गोल्ड। क्या सिल्वर है ना, सिलिकॉन लिख दिया मैंने, सिल्वर। ठीक है, तो अब ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको भी लर्न करना है। ठीक है, पहले क्या, पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। या तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, लिख दूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिल्वर, और यहां गोल्ड।
ये तो हो गई कि हमने इसे लिख लिया, लेकिन भैया इसे याद कैसे करेंगे, याद करना ही तो इसे टफ है। तो इसे हमें सीक्वेंस में ही याद करना है, आप जो भी तरीका अपनाओ लेकिन इसको सीक्वेंस में ही याद करना है। इससे क्या होगा, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे होंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, उसकी रिएक्टिविटी, उसका रिएक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है उस मेटल से या नहीं, क्या वो इसे डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, ये पता चलता है। तो ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूं, जैसे यहां पे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर उसको हम क्या कॉइन देंगे, उसे हम कॉइन देंगे किसके, कॉपर के देंगे। है तो ये हाइड्रोजन के लिए आ गया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मैच कर लेना। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहां तक आ गया। फिर उसको कॉइन कौन से देंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। बस ये चार आपको याद करने और ये सारे जो है इससे याद हो जाएंगे। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का हमने एक छोटा सा ट्रिक कह लो, आप जिसे ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक हमने देखा। ठीक है, इससे अच्छा आपके पास है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। हमारा मोटिव इसे किस तरीके से याद करना है वो नहीं है, हमारा मोटिव है इस रिएक्टिविटी सीरीज को सीक्वेंस में याद करना है। जिस सीक्वेंस में है हमें उसी सीक्वेंस में याद करना है, विद सिंबल भी। ये नहीं कि पोटेशियम तो पी से शुरू हो रहा है तो पी लिख दिया, पी नहीं लिखना, यहाँ पे के लिखना है, के। ठीक है, के से पोटेशियम का डिनोशन जो होता है वो इक्वेशन में वो के से होता है। ऐसे और भी है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का हमने एक छोटा सा ट्रिक सीख लिया है, इससे अच्छा है तो आप उससे याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, आज के लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा जिसे नहीं आता वो इसे लिख ले, मैं हट जाता हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। और हाँ बच्चों, ये अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी चीजें और बतानी है। जैसे मैं, ये आपको दिखेगा क्या अगर नीचे लिख दूं तो मैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है, मैं इसे मिटा के नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सिल्वर गोल्ड है ना, सिल्वर यानी एजी और गोल्ड, गोल्ड यानी ए। ठीक है, अब यहां पे ये जो स्टार्टिंग के जो ये मेटल्स आ जाते हैं ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं, मोर रिएक्टिव। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा, मैंने बताया था जो पोटेशियम और सोडियम होता है ये बहुत ज्यादा, जब हमने इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था तो ये बहुत ज्यादा वेगरसली, है ना, वेगरसली यानी बड़ी जल्दी ही ये अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, जल्दी से कैच फायर कर लेता है, यानी आग पकड़ लेता है। कितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये टॉप के 3 आते हैं। ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, एमसीक्यू में या कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पोटेशियम और सोडियम है मेटल, जो कि क्या होता है, हार्डनेस नहीं होती इनके अंदर। ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने कल बताया था, लेकिन ये एक और बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। ये क्या होता है, इनके अंदर जो हार्डनेस है वो नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और इन्हें इजिली नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, कट कर सकते हैं। तो ये ऊपर के जो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसी जो इसकी रिएक्टिविटी होती है ये डिक्रीज करने लगती है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे पोटेशियम की रिएक्टिविटी इन नीचे जितने भी मेटल्स हैं इन सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम की इन कैल्शियम से लेके कॉपर तक इन सबसे ज्यादा है। तो ऐसे जो जो नीचे आते जा रहे हैं उनकी कम है। ठीक है, तो जो ऊपर के जो टॉप 3 टॉप 4 होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आप मिडिल में आओगे, मिडिल में कहने का मतलब क्या है, जिंक, आयरन, लेड, यहाँ पर आओगे ना तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, मतलब इनका क्या जो रिएक्टिव है, रिएक्टिवनेस जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे के यहाँ से हाइड्रोजन के नीचे ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, यानी सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबके रिएक्टिविटी तो डिफरेंट होती है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव में मान लो इतना आ गया एल्यूमिनियम तक, ये मोर रिएक्टिव है, तो क्या इनकी जो रिएक्टिविटी है वो सेम होगी, रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा सबका,
नहीं होगा। मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे मेटल बदलेगा उसकी रिएक्टिविटी भी बदलती जाती है। वो जो हमारा जो सॉल्यूशन, जो भी हमारा रिएक्शन है, उसकी रिएक्टिविटी बदलती जाएगी। जैसा पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से मैग्नीशियम नहीं रिएक्ट कर पाएगा। मैग्नीशियम भी तो मोर रिएक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम उतना रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, तो उतना सफिशिएंट, उतना वाइब्रेसली नहीं कर पाएगा जैसे पोटेशियम कर पा रहा था। तो जैसे मेटल चेंज हुआ उसकी रिएक्टिविटी चेंज हुई, तो वही बात है। तो अब हम रिएक्टिविटी पे चलेंगे कि जो पोटेशियम है, मान लो ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर की स्टेट भी तो डिपेंड करेगी। वाटर तो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर पोटेशियम सॉलिड लिक्विड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मान लो लिक्विड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, अब क्या मैग्नीशियम भी जरूरी है लिक्विड से ही करेगा? वो सॉलिड फॉर्म में भी कर सकता है, वो स्टीम के फॉर्म में भी कर सकता है, जिसको हम वेपर कहते हैं। तो उन्हीं चीजों पे चलेंगे कि इनके जो मेटल्स होते हैं वो किस किस स्टेट में कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे। आप इसे लिख लीजिए, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे रब कर देता हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। ये टॉपिक आप लिख लीजिए हैशटैग लगा के। अब हम इस टॉपिक में क्या है ये बात करेंगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी जाएगा ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। यहां पे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट is the tendency to attain a complete filled valence shell। जो हमें पता है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट की जो लास्ट सेल होती है, अगर इसके वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बात करें तो मान लो सोडियम है, ठीक है। सोडियम के पास क्या है, लास्ट 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारे पास जो शेल होती है KLMN होती है, ये शेल है, तो K शेल में 2 जा सकता है मैक्सिमम, तो 2 इसमें आ गया, ठीक है। 11 थे, 11 में से 2 गए, बचे 9। अब L शेल में 8 आ सकते हैं, तो 8 आ गए। ये कितने हो गए, 10 बचे 1, तो वो चले गए M शेल में। अब M शेल जो है ये सोडियम के लिए इसकी वैलेंस शेल, यानी आखिरी सेल, लास्ट सेल बची। और जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिस शेल में बचते हैं उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो सोडियम के लिए वैलेंस शेल M शेल हो जाएगा। तो इस वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो इस वैलेंस शेल को फिल करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं फिल होते, 8 कम से कम चाहिए। तो 8 करने के लिए क्या, तो इस सोडियम को अपने यहाँ पे M शेल को फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वैलेंस शेल को फिल करने के लिए जो रिएक्शंस होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। रिएक्टिविटी जो होती है वो या तो फुलफिल्ड को मिलती है, जो कंप्लीटली फिल्ड हो। मान लो ये एक इसके पास है नहीं, तो ये तो जो है ये पूरा फिल हो गया, इसमें 2 जा सकते हैं, इसमें 8, तो ये फिल है। तो ये फिल करने के लिए अपनी रिएक्टिविटी को, अपनी स्टेबलाइजेशन को रखने के लिए ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी, ये एक टेंडेंसी है टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक टेंडेंसी है जिसमें क्या करते हैं, ये एक परंपरा है, जैसे कह सकते हो कि इसमें क्या करते हैं, वैलेंस शेल जो है इसे कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट करने से स्टेबल होने से क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें वैलेंस शेल को कंप्लीट करना जरूरी है। इसलिए ये लोग रिएक्शंस करते हैं जिनके जरिए क्या होता है, इनकी वैलेंस शेल जो होती है वो कंप्लीट होती है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे क्या आ जाता है, एटम्स की बात, एटम्स ऑफ मेटल्स, एटम्स ऑफ अ metals lose their valence electron
from their valence shell cation। तो अभी हमने जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं जो कि मैंने बता दिया है। अब ये सोडियम है, सोडियम के पास कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ से ऐसे शो किया। शेल कितने होते हैं? KLMN। 11 इलेक्ट्रॉन है, के में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं, तो 2 इधर बचे, भर दिया। बचे कितने? 9। एल शेल में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, 8 आ गया, ठीक है। अब बचे कितने? 1, तो 1 कहां जाएगा? एम शेल में आ जाएगा। अब जो एटम्स ऑफ मेटल्स है, जो मेटल्स के अंदर की जो मेटल्स वो एटम्स है मेटल के जो एटम्स है वो लूज कर देते हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसकी एम शेल जो हो जाएगी ये वैलेंस शेल हो जाएगी। वैलेंस शेल क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये एम शेल एक कंप्लीट नहीं है और सबसे आखिरी शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, है ना। तो इसलिए वैलेंस शेल इसके लिए एम शेल हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 हो जाएगा जो कि एम शेल है। एम शेल को फिल करने के लिए कम से कम हमें 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है जिसके जरिए ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसे लूज कर देगा, यानी किसी को दे देगा, ठीक है, अपने पास नहीं रखेगा। अगर ये किसी को दे दे, मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिल हो गया, ये कंप्लीटली फिल हो गया ना। फिल होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम स्टेबल, हर कोई जो एटम, हर कोई जो एलिमेंट होता है वो स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो वैलेंस शेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा फ्रॉम देयर वैलेंस शेल कटाइन, और ये जो कटाइन फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे सोडियम के पास 11 है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये प्लस चार्ज क्यों आया सोडियम पे पता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास 11 थे, ठीक है, इसने 1 किसी को दे दिया। अब दे देते तो उधारी बढ़ती है ना, जिस इंसान को दिया उस पर उधारी बढ़ी, आपकी उधारी बढ़ी ना, आप उससे जब चाहो पैसे ले सकते हो। इसका मतलब क्या है? आप अमीर हो, अभी आपने किसी को दे दिया, ठीक है, पैसे उधारी पे। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि 1 भी रुपए नहीं है, ये उम्मीद तो है ना, क्योंकि आपने किसी इंसान को उधार पैसे दिए तो वो वापस तो मिलेंगे ना, तो आप मतलब कभी कंगाल नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, जब कोई एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा यानी डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी फीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी थिंकिंग आएगी, है ना, वो पॉजिटिव इंसान बन जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई उधारी ले ले, तो अगर किसी से आपने उधार ले लिया तो आपके ऊपर एक टेंशन, एक बोझ बना रहेगा कि यार उसे चुकाना है, उसके जो पैसे लिए थे उसे वापस करना है, तो आपको टेंशन होगा वो सोचकर, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन लोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी बुरा का संकेत मान लो, ठीक है। और आप किसी को डोनेट कर रहे हो, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या अपने पैसे दे रहे हो उधारी पे, तो आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसे ऐसा ही इलेक्ट्रॉन की किस्म होता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, अगर ले लेता तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सोडियम स्टेबल होने के लिए इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही बोल रहा है कि ये कटाइन बना गया। कटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और अनाइन नेगेटिव होता है, ठीक है। मैंने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तब मैंने बताया था कटाइन, अनाइन और एनोड और कैथोड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनमें चार्जेस का बहुत जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सुनने में सेम लगता है। कटाइन क्या होता है? एनोड कैथोड, कटाइन, एनोड, अनाइन, है ना, सेम सा लगता है, तो चार्ज में हम काफी मिस्टेक कर देते हैं, मैंने बताया था। एक बार फिर बता देता हूँ, जो कैथोड होता है, कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एनोड जो होता है, एनोड ये इलेक्ट्रोड्स होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो कटाइन होता है इसका अपोजिट, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है, और जो अनाइन होता है, अनाइन, इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चार्जेस का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट था जो हमने लिखा, जिसे हमने समझ लिया सोडियम का एग्जांपल लेकर, ठीक है। अब इसी में क्या आ जाता है? एटम्स ऑफ, इसका अपोजिट है एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल, ये लूज कर रहा है यानी दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये क्या करेगा? गेन करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन टू देयर वैलेंस शेल, ठीक है। जो भी उस एटम की जो वैलेंस शेल होगी, मैंने बताया ना वैलेंस शेल क्या होती है? जिसमें उस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, जितने भी वो सारे वैलेंस शेल है, वो जिस शेल में होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो नॉन मेटल्स क्या करेगा, गेन करेगा। गेन, अब देखो एक एग्जांपल ले लूं, जैसे क्लोरीन का। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो कितना आता है, 17 आता है ना। 17 एटॉमिक नंबर, मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। अब अगर हम शेल बनाए वही KLMN, ये हमने शेल बनाई, ठीक है। के शेल में कितने जा सकते हैं, 2 आ गए। अब बचे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन, 8 इसमें आ गए। अब बचे कितने हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इसमें आ गए। अब देखो एम शेल को पूरा करने के लिए कम से कम हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और यहाँ पे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे स्टेबल होने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए। आप बताओ मुझे, क्या इसे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो सकता है। तो आई होप आपने यही बताया होगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है। सोडियम के पास तो 1 ही था, तो देना ही पड़ेगा, 7 लेने की बजाय वो 1 ही दे दे अपना, है ना। लेकिन यहाँ पे जो 7 है, ये 7 डोनेट करने के बजाय 1 लेकर स्टेबल हो सकता है ना, 7 फालतू में क्यों देंगे। तो यही बात है कि ये क्या नॉन मेटल है, तो ये इसने क्या क्या गेन करेगा, 1 और इलेक्ट्रॉन, ये 8 हो जाएगा, ये शेल फिल हो जाएगी, तो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास तो 17 होता ही है, प्लस में 1 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, 1 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ पे ये क्लोरीन की हमने मदद से नॉन मेटल का भी केस समझ लिया। अब हम बढ़ते आगे, अब हम आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, एडिबल सॉल्ट, जो आप खाते हो ना, नमक, टाटा नमक, वो NaCl है, उसका केमिकल फॉर्मूला है ना। तो अब NaCl के फॉर्मेशन को समझते हैं। मैंने आपको सोडियम का और वो क्लोरीन का आपको बता दिया कि कैसे होता है स्टेबल। अब इन दोनों को कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले हमने सोडियम का क्या किया था, सोडियम था जिसके पास कितने थे, इसके वैलेंस शेल 2, 8 और 1 थे, है ना। हमने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ बन गया था सोडियम पॉजिटिव, जिसमें क्या आ गया 2, 8। ये 1 जो है इसे डोनेट कर दिया, यहाँ पे जो है ये निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया। तो ये सोडियम हमारे पास ये पॉजिटिव वाला बच गया, है ना। फिर हमने क्लोरीन का किया था, क्लोरीन में क्या किया था हमने, क्लोरीन में क्या होता है 2, 8, 7 थे, है ना। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन ले लिया था, लेने से क्या हो गया था, ये क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया था, है ना। ये गेन किया इसलिए यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए यहाँ पे RHS में प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब निकला है, ठीक है। तो इनकी ये पहले 8, 7 थे, अब ये 8 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये 1 था इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो ये अब सोडियम के पास यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने हो गए, 18 हो गए, है ना। अब NaCl के फॉर्मेशन में देखें, Na और यहाँ पे लिख लेते हैं Cl। सोडियम के पास जो वैलेंस शेल है वो कितने हैं, 1 है। तो हम पूरे इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स ना लिख करके हम वो इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जो वैलेंस शेल, यानी जो आखिरी शेल में बचे हैं। तो सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हम उसको डॉट से शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सोडियम का वैलेंस शेल। अब क्लोरीन के लास्ट यानी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको डिफरेंट लगे इसलिए हम इसको क्रॉस से शो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का यानी एडिशन। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब ये दोनों, ये सोडियम क्या चाहता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाए, ये चाहता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाए, अपनी रिएक्टिविटी को बढ़ाने, है ना। और क्लोरीन क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके अपनी रिएक्टिविटी बढ़ा ले। दोनों की सोच अपोजिट है, दोनों को मिला दो, ये भी देना चाहता है और ये भी लेना चाहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट करा दो। यहाँ शिफ्टिंग से क्या होगा, यहाँ पे तो Na आ जाएगा। अब Na यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बना दो, ये डॉट जो है ये आ रहा है, ठीक है। ये कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है। यहाँ पे Na पॉजिटिव, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो है ये क्रॉस, जो इसके वैलेंस शेल बचे ना 8 हो गए इसके पास, तो ये वो 8 है, एक डॉट से शो किया क्योंकि ये वो सोडियम वाला है, और बाकी क्रॉस से बाकी क्लोरीन वाला है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और MgCl का देता हूं, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको बना के दिखाना, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं इनका डाल लेता हूं तब तक। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। हम सोडियम के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। और यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो गया। अब मैं आपको दे रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब MgCl2 का बताना है आपको। अब बहुत आसान है, फिर भी आप एक बार करके बताओ, ठीक है। पता तो चले आपको समझ आया नहीं। MgCl2 का फॉर्मेशन आपको जल्दी से करके बताना है। वीडियो को पॉज करो, ये एनालाइज करो, और जिसने कर लिया वो इसका फॉर्मेशन बताओ, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। 3, 2, 1। तो MgCl2 का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 2 है ना। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 2, 8, 7, 2, 8, 7। सेम है जैसे वहां पे किया था वैसे। अब इसको बैलेंस होने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी इसके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और या तो ये क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले बैलेंस होने के लिए, अपनी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्लोरीन तो 7 आपने देने वाला है नहीं भाई, भले ही कोई हमें दे दो, क्योंकि कि एक की जरूरत है इसे। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम बोलेगा चलो देखो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं देना चाहता हूँ, और तुम भी 2 क्लोरीन हो जिसे एक एक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया, और इसके स्टार, और इसने क्या बोला कि इसके स्टार से 1, 2, 3, 4, 6, 7। अब ये और इसके भी क्या है, ये 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये मैग्नीशियम बोलेगा कि मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं देना चाहता हूँ, और तुम भी 2 हो जिसे एक एक चाहिए। तो क्या करूं, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो और 1 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, है ना। ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ, कोई बेनिफिट होना चाहिए तब ना। ये बैलेंस हो जाएगा मैग्नीशियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले चले गए, लास्ट के 2 चले गए, है ना। अब इसके पास 1 इसके पास आ जाएगा, तो ये 7 जो है ये 8 बन जाएगा, तो ये 7 8 बन जाएगा। 1 इसके पास आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा। मतलब Mg तो क्या हुआ, इसने दे दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ये होगा Mg, और इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ एक और चीज होगी, वो चीज क्या है, देखो सोडियम ने तो NaCl यानी सोडियम ने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। कितने क्लोरीन को दिया, सिर्फ 1 क्लोरीन को दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां पे प्लस आएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दिया है, तो यहाँ पे 2 प्लस आएगा, है 2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे डॉट से शो करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे किस लिए, 2 क्लोरीन है ना, तो इन्हें अलग अलग लिखने के बजाय हमने 2 लगा दिया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लेते तो 2 नेगेटिव होता। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 हो गया। अब हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसे बता के आगे बढ़ता हूँ। मैं बता देता हूँ, आई होप आपके लिए ये सारी चीजें कोई नई नहीं लग रही होगी, समझ आ रहा होगा सब। ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, ऐसा सुनकर आपको कुछ अलग तो नहीं लग रहा ना, पता है ना। अब हमारे पास क्या आता है, आयनिक कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या है, आपने कोवेलेंट कंपाउंड और अब ये चैप्टर में सुनोगे, जिसने कुछ बच्चों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक कोवेलेंट कंपाउंड भी होता है, जो कि चैप्टर 4 कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में भर भर कर है, ठीक है। उसे हम उसी चैप्टर में करेंगे। लेकिन एक आयनिक कंपाउंड भी होता है। इस कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड समझ गए ना, ये कंपाउंड होता है मिक्सचर्स ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट से, 2 एटम से मिलके क्या बना होता है, 2 एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बनता है ना। तो आयनिक कंपाउंड में क्या है स्पेशल है, आयनिक कंपाउंड में स्पेशल ये है कि 2 एलिमेंट तो रहेंगे, लेकिन एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा।
ठीक है। जैसे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट चाहिए कंपाउंड के लिए मिनिमम, तो एक एलिमेंट तो मेटल से होगा और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल से होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आयनिक कंपाउंड क्या है, तो ये कहता है आयनिक कंपाउंड, द आयनिक कंपाउंड formed by transfer of electron from the metals and non-metal are called ionic compound or electrovalent compound। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, द आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम टू अ नॉन मेटल, टू अ मेटल, मतलब फ्रॉम द मेटल्स टू अ नॉन मेटल। ठीक है, क्यों, मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, क्योंकि मेटल्स के जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, एक होता है या दो होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते, तो वो मेटल्स हो गए। तो मेटल्स अपना 5-6 लेने की बजाय वो अपना 1-2 देना ही तो पसंद करेगा ना। तो वही है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, किसको करेंगे, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स को क्यों करेंगे, नॉन मेटल्स के पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए नॉन मेटल्स जो क्या करते हैं, ये अपना 6-7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, वहां पे। तो 6-7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1-2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाओ ना, तो वही बात नॉन मेटल्स की होती है। ठीक है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें एक नॉन मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। अभी तक हमने जिस भी रिएक्शन NaCl का फॉर्मेशन देखा, ठीक है, NaCl, उसके बाद हमने देखा MgCl2, है ना, ये क्या है, ये दोनों आप देखो गौर से, तो एक मेटल है, एक दूसरा नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, तो ये सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड ही तो है। हमने आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ही तो देखा, तो हमने टॉपिक शुरू होने से पहले टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है ना, मजा आया ना, कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वो पढ़ने से पहले हमने क्या किया, उसके एग्जांपल ही कर लिए, क्वेश्चन ही कर लिए, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते कि इसके भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, हम कैसे पहचानेंगे, चलो एक तो ये तरीका होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बना तो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और भी तो तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हैं, और भी प्रॉपर्टीज है इसकी जो ये एग्जिस्ट करते हैं, जो ये कंटेन करते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को एक बार, तो प्रॉपर्टीज में आ जाती है, प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, यहां पे सबसे पहले आ जाता है पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर। दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, जनरली ब्रिटल। तो फिजिकल नेचर में ये क्या आ जाता है, दे आर सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस सॉलिड स्टेट को तोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में, अगर आप इस सॉलिड स्टेट को तोड़ते हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो अगर तोड़ने से वो एकदम क्या बोलते हैं, ब्रिटिल हो जाएगा। ब्रिटिल लिखा है ना, ब्रिटिल मतलब क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, एकदम से बिखर जाएगा। ये नहीं है कि आप, ये आपका क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, आपने इसे तोड़ा, एक हैमर मारा, तो ये नहीं है कि ये थोड़ा टूटेगा, साइड से टूटेगा या बीच से टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एकदम टूट के ना एकदम चकनाचूर हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, एकदम ब्रिटिल, वही हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आपने मारा तो 2 पार्ट में 3 पार्ट में टूटा है, वो एकदम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल नेचर है आयनिक कंपाउंड की। अब अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है आयनिक कंपाउंड की, ये जनरली हार्ड मतलब क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कि इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है आयनिक कंपाउंड की, ये क्या होती है, बहुत हाई होती है। दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में घुलने की शक्ति, क्षमता, है ना, शक्ति। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। ये जो होता है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट such as petrol, kerosene, oil, etc. तो सॉल्युबिलिटी देखो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो घुल जाते हैं, ठीक है। बट इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट आप तो कहोगे कि वाटर भी एक सॉल्वेंट है, लेकिन ये सॉल्वेंट जो है ये अलग टाइप का सॉल्वेंट है। मतलब इस सॉल्वेंट में पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ऐसी जो चीजें आती है, ऐसी जो लिक्विड फॉर्म में जो होती है, ये भी तो सॉल्वेंट ही कहेंगे ना। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट है इनमें घुलते नहीं है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जाते हैं आसानी से, जो कि वाटर भी एक सॉल्वेंट है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, यानी उस वाटर में नहीं घुलते जो वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ऐसी चीजें जो होती है उन सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी घुलते नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ पॉइंट आ जाता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड conduct electricity in molten state and solution, but not in solid state। बच्चों हमारे मार्कर ने जवाब दे दिया, अब चलना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे आज की क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रोकते तो नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं जी नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं रोकते। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टन स्टेट। कंडीशन है वो मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। मोल्टन स्टेट और कोई भी सॉल्यूशन में हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया, एक सॉल्यूशन हो गया, है ना। उस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा, मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मोल्टन स्टेट या फिर सॉल्यूशन, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहेगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये पढ़ा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, यानी मेटल्स कैसे हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में मिलते हैं, हम उसे कैसे प्यूरिफाई करके कैसे यूजेबल सब्सटेंस बनाते हैं, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड का हमारे पास क्या चैन होती है, घड़ी होती है, फोन होता है, कहाँ नहीं गोल्ड लगा होता है। तो ये क्या गोल्ड हमें ऐसे मिलता है अर्थ में? नहीं, गोल्ड हमें अलग फॉर्म में मिलता है। हम उसे कन्वर्ट करके साफ सफाई प्यूरिफाई करके ऐसे तो कितने स्टेप्स के बाद जाके वो हमारे दुकानों में आती है, जिससे हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इन मेटल्स को फाउंड करने के लिए। तो इसी के ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर अब हमारा 50% हो गया। अब जो भी बचा है हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर वो छोड़ दिया आपने तो ये चैप्टर आपका जीरो है, समझ गए ना, जीरो है चैप्टर। ये तो स्टार्टिंग के थे, इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
आयनिक कंपाउंड से लेकर अब जो चला है ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक कंपाउंड की शुरुआत हमने कर दी है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।